इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 और 2 से रिलेटेड। पहला चैप्टर है हमारा भूगोल एक विषय के रूप में, जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। बहुवैकल्पिक प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज जो वैज्ञानिक था, विद्वान था, उसने सर्वप्रथम प्रयोग किया इस शब्द का, भूगोल का। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? पतन, मैदान, सड़क और जल उद्यान। तो देखिए बंदरगाह, तो ये तो जलीय भाग पर होता है और ये तो एक मतलब बाद में निर्मित होने वाला एक कृत्रिम साधन हो सकता है। मैदान जो कि भौगोलिक धरोहर है और सड़क जो कि भौगोलिक संरचना पर बनाई जाती है। जल उद्यान भी जलीय भाग के अंदर मतलब एक कृत्रिम संरचना हो जाने के कारण ये मैदान है, वही हमारा क्या है, एक भौतिक लक्षण दर्शा रहा है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर स्तंभ 1 व 2 को पढ़ना और सम्मिलित करना। देखिए मौसम विज्ञान हमारा होगा जलवायु विज्ञान से, जनांकी हो जाएगा जनसंख्या भूगोल से, समाजशास्त्र हो जाएगा हमारा सामाजिक भूगोल से और मृदा विज्ञान मृदा भूगोल से। तो पहला से मिल रहा है, ऐसा कौन सा हमारा ग है, तो ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? तो क्या से कोई मतलब कहाँ कब, अब क्या से तो हमारा किसी मतलब उत्तर आएगा, जैसे कि क्या कर रहे हो, तो उसके संदर्भ में मतलब कोई कारण का संदर्भ नहीं बताएगा। ठीक है, कहाँ का स्थान संबंधी बता देगा, कब समय संबंधी तो हमारा क्यों ही है, जहाँ पे क्या ये कारण रिलेटेड की क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो समाजशास्त्र नहीं, वो तो सामाजिक सुविधाएं या सामाजिक व्यवस्था के बारे में। मानव शास्त्र, इसके अंदर मानवीय गतिविधियां। इतिहास ही है जिसके अंदर प्राचीन, वर्तमान और बहु प्राचीन जो भी मतलब प्रागैतिहासिक काल सबका क्या किया जाता, अध्ययन किया जाता। तो इतिहास के अंदर काल संबंधी बात होती तो कालिक संश्लेषण करता है। भूगोल, भूगोल तो भौतिक गतिविधियां, भौगोलिक गतिविधियां संबंधी अध्ययन होता है इसके अंदर। तो इतिहास ही है जिस जो कि कालिक संश्लेषण करता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, जैसे कि आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए नहीं अथवा नहीं? अब ये क्वेश्चन जो है एक प्रायोगिक है कि आप विद्यालय जाते समय कौन से ऐसे प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आगे कि आपने देखा होगा लौकी वगैरह, और उनमें से कौन मिलता जुलती, तो संतरा मिलता जुलता है। अब इनमें से क्या कराना है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। अब देखिए आगे कि वन महोत्सव का आयोजन करते हैं और कितने पौधारोपण क्यों करते हैं? तो अब ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप भी कॉमन सेंस के भाई। अब देखिए आपने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष एवं घासदेह की कहाँ रहते हैं और बढ़ते हैं, उस मंडल को क्या नाम देंगे जहाँ पे वो रहते हैं, उसके कुछ लक्षणों का वर्णन करना है बस। और आगे ये रखा है कि कितना समय लगता आपको विद्यालय जाने में और पास होता तो कितना लगता, और आने जाने के समय पर आपके घर और विद्यालय के बीच दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं? अब देखिए आप अपने परिस्थान का अवलोकन करो और जो भी भिन्नता में नजर आए उनको लिखो, और सभी पशु और पक्षी हैं वो भी सभी भिन्नता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि भूगोल है वो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। अब ये सिंपल से क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से कि भूगोल नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र का सामाजिक घटक के रूप में अध्ययन कर चुके हैं हम वो पहले ही भूगोल का। ठीक है, इन विषयों के समाकलन का प्रयास उनके अंतरापृष्ठ पर प्रकाश डालते हुए कीजिए। तो भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतर संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य होता है यथार्थता का ज्ञान करना, अर्थात वास्तविकता का ज्ञान करना। ठीक है, वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं। विज्ञान से संबंधित कोई भी तथ्य है या विषय है वो भूगोल से जुड़ा है, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ से ही तो भिन्न भिन्न होते हैं।
भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी सौम विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक होता है। अब देखिए आगे देखा है, प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य के अंदर उसकी व्याख्या की जाती है। वो आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। यानी कि सभी की सभी जो घटनाएं हैं ये आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय हैं, ये सभी ऐतिहासिक घटनाएं बन चुकी है, ऐतिहासिक क्रियाएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण करना है। इसका क्या मूल उद्देश्य है? राज्य, क्षेत्र के बारे में, प्रभुसत्ता, जनसंख्या, इन सभी का विश्लेषण करना। जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका? तो राजनीतिक जो भूगोल है वो एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता। अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे कि उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचन करना ही अर्थशास्त्र का मूल जो उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे देखिए, इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतएव वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका होती है। वन को एक संसाधन के रूप में चुनिए एवं भारत के मानचित्र पर विभिन्न प्रकार के वनों के वितरण दर्शाइए। तो अब ये तो सिंपल है, कहाँ ज़्यादा है। देश के लिए वनों का आर्थिक महत्व क्या बनता है? तो ये मृदा अपरदन रोकता है और वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जंगली जानवरों की शरण स्थली होती है और हमें कागज़, गरे, घास, मांस सभी जो भी हम आज के लिए जो भी प्राप्त करते हैं वो यहाँ इनसे प्राप्त होता है हमारा देखना। ठीक है, आगे आ रहा है भारत में वन संरक्षण का ऐतिहासिक विवरण। राजस्थान एवं उत्तरांचल के अंदर जो चिपको आंदोलन हुआ उस पर प्रकाश डालते हुए, तो राजस्थान के अंदर हमारा केजड़ी आंदोलन और उत्तरांचल के अंदर चिपको आंदोलन, तो इन संदर्भ में आप बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला पार्ट संपूर्ण होता है। जो भी इम्पोर्टेंट या जो भी हार्ड क्वेश्चन था मैंने बताया। अब देखिए अगला कि हमारा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। वैकल्पिक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो 46 लाख वर्ष, इतना कम तो हो नहीं सकता, ये तो फिक्स है। ठीक है, और वहीं 460 करोड़ वर्ष देर का एक देर का 13.7 अरब वर्ष, अरब में भी नहीं हो सकता, खरब में भी नहीं हो सकता, तो हमारा करोड़ वाला हो गया। उत्तर हो गया हमारा 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो कल्प, महाकल्प और युग, ये तीनों छोटी हैं। यान सबसे बड़ी अवधि होती है। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन तो होती है। गैस उत्सर्जन, जो बिल्कुल होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होती है। तो विभेदन ही ऐसी क्रिया है जो कि इसके अंदर सहायक नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भीतरी ग्रह कौन से हैं? ठीक है, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह जो हैं वो है हमारे भीतरी ग्रह हैं। पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह नहीं, पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह थोड़ी होगा भीतरी ग्रह। वह ग्रह जो गैसीय हैं नहीं, बिना उपग्रह वाले ग्रह तो उनको भीतरी ग्रह नहीं कहेंगे। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के बीच की पट्टी के जो पाए जाते हैं उनको कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हो गया था? तो देखिए एक देर का 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, एक देर का 38 लाख वर्ष पहले, एक देर का 3 अरब 80 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 3 अरब 80 करोड़ साल पहले। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों हैं? तो देखते हैं, पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों तथा
धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले भी हैं। तो ध्यान रखना, पार्थिव ग्रह जिनकी मतलब पृथ्वी की भांति, पार्थिव का मतलब नेम भी उसका जो है वो भी पृथ्वी के आधार पर ही पड़ रखा। देखिए पार्थिव, ठीक है। तो पृथ्वी की भांति ही सेलों तथा धातुओं से हमारा बना है वो, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होगा, सेलों यानी चट्टानों और उसके अंदर धातुएं जो है पार्थिव ग्रह जो है पृथ्वी की भांति ही उसके अंदर भी सेलों और धातुएं। फिर देखिए अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले उसी की तरह पृथ्वी की भांति जनक तारे के बहुत ही नजदीक होने के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण इन ग्रहों की गैस से संगठित नहीं हो पाई। क्या कह रहा है कि जनक तारे के बहुत ही नजदीक होने के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण इन ग्रहों की जो गैसें हैं वो संगठित नहीं हो पाई और घनीभूत नहीं हो सकी। छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है। अब देखिए आगे, जिसके फलस्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर रुक नहीं सकी। पहले जो 4 ग्रह हैं बुध, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ठीक है, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूल अंतर बताना है। पहला है कांट व लाप्लेस, दूसरा है हमारा चैम्बरलेन व मोल्टन। पृथ्वी की उत्पत्ति के अंदर कांट व लाप्लेस के सिद्धांत थे। इन विद्वानों की परिकल्पना के अनुसार ग्रह का निर्माण धीमी गति से घूमते ग्रह अर्थात सारे जो ग्रह हैं उनका निर्माण किस तरह हुआ। इन्होंने कहा कि धीमी गति से घूमते हुए जो पदार्थ हैं उनके बादलों से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। 1796 के अंदर प्रतिपादित लाप्लेस की नीहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी नीहारिका से मानी जाती है। तो देखिए कांट व लाप्लेस की सिद्धांत के अनुसार था कि जो पृथ्वी या सब सारे जो ग्रह हैं उनका निर्माण धीमी गति से घूमते पदार्थों के बादलों से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। और इनकी जो नीहारिका परिकल्पना इन्होंने दी थी और 1796 में प्रतिपादित लाप्लेस की नीहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी नीहारिका से मानी जाती है। चैम्बरलेन व मोल्टन इनके अनुसार ब्रह्मांड के अंदर एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा था। एक अन्य जो भ्रमणशील तारा था जो कि सूर्य के पास से गुजरा। तो ये जब गुजरा तो यहाँ पर से ये उद्गार हुआ, सिगार के कारण बहुत सा पदार्थ बाहर निकल गया और वो बाद में धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ये बाद में मतलब जो पदार्थ था वो सूर्य के चारों ओर घूमने लगा था, ठीक है। यहीं पर धीरे धीरे संघनित हो गया और ग्रहों के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब आगे देखना है कि विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के बाद तुरंत बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पिघल गए और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंदर अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए, ठीक है। विभेदन प्रक्रिया क्या बताती है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पिघल गए। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंदर अंतर के कारण अलग होने शुरू हुए, अर्थात विभेदन होने लगा, ठीक है। इससे अलगाव से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ तो पृथ्वी की सतह पर ही ऊपरी भाग की तरफ आ गए थे। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में बदल करके छोटे आकार ले लिया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए प्रारंभिक काल के अंदर पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था।
प्रारंभ के अंदर पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। कैसे थी? प्रारंभ के अंदर पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। पृथ्वी पर प्रारंभिक दौर के अंदर तापमान इतना अधिक था कि अपने निर्माण के 80 करोड़ वर्ष बाद ही यह पिघल चुकी थी। उस समय यह ठोस अवस्था में न होकर तरल अवस्था में थी, अर्थात द्रव अवस्था में थी, और इस पर वायुमंडल का घनत्व काफी विरल था। वायुमंडल में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैसें विद्यमान थी। इस तरह से आज की पृथ्वी और प्रारंभिक जो दौर की पृथ्वी थी उसके अंदर काफी भिन्नता थी। लेकिन प्रारंभिक दौर की पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर घड़े के अंदर बदल गई जहाँ पे आज बहुत से पानी हुआ करता देखिए हो रहा है, देख रहे हैं आप, और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण भी हमें उपलब्ध हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी? तो वही अभी देखा आपने, हाइड्रोजन और हीलियम थी, जिसके कारण काफ़ी गर्म थी वो भी गैसें, और इसी वजह से थोड़ा बहुत पृथ्वी के वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ा और एक गर्म मतलब प्रारंभ के अंदर बहुत ही गर्म रही। इन गैसों की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी तरल अवस्था में थी, अर्थात गर्म ज़्यादा थी तो तरल में रही। वर्तमान समय के अंदर सूर्य आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, या हीलियम का क्या है, हमारा हीलियम गैस का ही गोला है जो कि काफ़ी गर्म है कि नहीं। और उसी तरह से पृथ्वी भी प्रारंभिक दौर के अंदर काफ़ी गर्म थी, तो वो इन्हीं गैसों के कारण, इन्हीं गैसों की अधिकता के कारण सौर के, देखिए क्या है, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सौर पवनों के प्रभाव के कारण सभी पार्थिव ग्रहों की ग्रहों से आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया था या फिर समाप्त हो गया। ये मंडल के विकास की पहली अवस्था थी। ठीक है, आगे बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बिग बैंग सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत है, जो कि इसको ज़्यादा माना जाता है। इसी के संदर्भ में हमारा क्या विश्वास किया जाता है। आधुनिक समय के अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत था तो वो था बिग बैंग सिद्धांत है हमारा। ठीक है, इससे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना 1920 के अंदर एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार भिन्न अवस्थाओं में हुआ है। आरंभ वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक अर्थात एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक ही सूक्ष्म था एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तो ध्यान रखना है कि वो सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड आज बना है उनसे वो सारे के सारे जो हैं छोटे गोलक अर्थात एकाकी परमाणु के रूप में उपस्थित है, और उनका आयतन तो अत्यधिक क्या था, सूक्ष्म था, तापमान और घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक के अंदर भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी यह घटना। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा तो पदार्थ में बदल गई या परिवर्तित हो गई। बिग बैंग के अंदर 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। देखिए, तो 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना, 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया।
परमाणुीय पदार्थों का परिनिर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के पारदर्शिता का या विस्तार का अर्थ है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के अंदर क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। आकाश गंगाएं दूर दूर जाने लगी। होयल ने इसका विकल्प स्तर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। पृथ्वी की विकास संबंधी अवस्थाओं को बताते हुए अवस्था या चरण का संक्षिप्त वर्णन करना है कि पृथ्वी का विकास किस तरह हुआ। तो देखिए, पृथ्वी का विकास विभिन्न अवस्थाओं में हुआ। पृथ्वी का निर्माण करोड़ वर्ष पहले हुआ। कितने करोड़ों वर्षों पहले हुआ था, ये तो आपको भी मालूम। उस वक्त पृथ्वी तरल अवस्था में थी। किस अवस्था में? तरल अवस्था के अंदर थी, क्योंकि पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी जो कि काफ़ी गर्म होती है, और बाद में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, और ताप की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने शुरू हुए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और जो भी हल्के पदार्थ थे पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आने लगे। समय के साथ ये और ठंडे और ठोस रूप में बदले। अंततोगत्वा आखिर अंत के अंदर यह पृथ्वी का भूप्रपटी के रूप में बढ़ने लगा। ठीक है, विकसित हो गए। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया था। पृथ्वी के ठंडा होना और विभेदन के दौरान इसके अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज की वायुमंडल का उद्भव हुआ, और आरंभ के अंदर वायुमंडल के अंदर जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में, और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत ही कम थी। ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। आगे कह रहा, एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से ज्ञात किया जा सकता है। यानी एक कोशिकीय जीवाणु से आज के जो मनुष्य मतलब आज का जो मनुष्य है उसके तक जो जीवन का विकास हुआ है, कि उस समय वैसे थे, इस तरह से थे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ था। इस विकास का जो सारा सार है वो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से ज्ञात किया जा सकता है। आगे हमारी मतलब परियोजना कार्य, ये आपका प्रयोग है। ठीक है, कि स्टार डस्ट परियोजना के बारे में निम्नलिखित पक्षों पर वेबसाइट से सूचना एकत्रित कीजिए। इस परियोजना को किस एजेंसी ने शुरू किया? स्टार डस्ट को एकत्रित करने में वैज्ञानिक इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं, और ये कहाँ से एकत्रित की गई। ठीक है, इस प्रकार मतलब दूसरा चैप्टर भी पूरा होता है। ठीक है, तो अगला चैप्टर है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। अब देखिए, भूकंपीय तरंगे तो वो कोई मतलब हमें कोई भूगर्भ की जानकारी नहीं देती है, बस आंतरिक भाग के अंदर ही रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल तो वो तो एक क्या मतलब खींचने का काम, मतलब ऊपरी भाग से कोई भी मतलब उसको एक निश्चित वेग से ना फेंकने पर, प्लाइन वेग का पार न करने पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लागू होता है। वो कोई आंतरिक जानकारी नहीं बताएगा। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी का चुंबकत्व तो मतलब आकर्षण का गुण दर्शाएगा, कोई आंतरिक जानकारी थोड़ी ना बताएगा। ज्वालामुखी ही है जिसके अंतर्गत क्या होता है, उद्गार होता है और लावा बाहर निकलता है, और हमें पता चलता है कि आंतरिक भाग के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ये किस तरह रहते हैं, इस प्रकार अंदर क्या है। ठीक है, आगे देखिए, दक्कन ट्रेप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो सिल्ड, मिश्र, प्रवाह, कुंड। इनमें से देखिए, सिल्ड होता है ठोस रूप बन जाए, और कुंड तो हमारा वो मतलब जिस तरह से वो और उद्गार होकर मतलब आंतरिक भाग के अंदर धंसता जाता है। ठीक है, और प्रवाह ही है जिसके अंदर लावा क्या होता है, बहने लगता है, लावा बहने लगता है, और उस समूह का ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है, फिर देखिए, कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? अब देखिए,
पहली बात तो ये सोचिए कि सबसे ऊपर कौन सी परत पृथ्वी की संरचना के अंदर, यहाँ है भूप्रपट्टी, फिर है हमारा मतलब जो मेंटल, फिर है क्रोड। क्रोड होता है केंद्रीय भाग। तो जिसके अंदर भी क्रोड आ रखा है वो उसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि क्रोड यहाँ पे स्थलमंडल यहाँ पे, तो कहाँ पे उनका समय संबंध बैठेगा। ठीक है, तो क्रोड ये इनको दोनों को तो छोड़ ही दो। ठीक है, एक ये है हम पे। अब दो जो शेष बचे उनको देखिए, एक दे रखा ऊपरी व निचली मेंटल, यानी कि यहाँ दो भाग है, एक ऊपरी और एक निचली मेंटल। अब इन ये भी मान सकते हैं, लेकिन इनसे पहले एक और इससे भी ऊपर है, तो वो हमारा होगा सही। तो ये तो हमारा और कैंसिल हो गया, एक पर तीसरा पहला वाला ऊपरी व निचली मेंटल। ठीक है, अब एक बचा है भूपटल व ऊपरी मेंटल। भूपटल व ऊपरी मेंटल, भूपटल यानी कि सबसे ऊपरी भाग जिसे भूपरपट्टी कहते हैं, और ऊपरी मेंटल यानी कि इसके शेष ऊपर वाला मेंटल। ठीक है, और ये नीचे वाला मेंटल। तो हमें ऊपर वाला और ये दोनों लिए तो हमें स्थलमंडल बनेगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी तरंगे चट्टानों के अंदर संकुचन व फैलाव लाती है? तो वो है पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, धरातल तरंगे नहीं लाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो हमारा पी तरंग इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस शब्दों में तो पहला आया भूकंपीय भूगर्भीय तरंगे क्या है? भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। क्या कह रहा कि भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में बढ़ती है, इसलिए उन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो पी और एक होता है एस तरंगे। ठीक है, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्येक साधन कौन कौन से हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? तो भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्येक साधनों में धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वह चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटे में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। इसके लिए कोई मतलब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो हमें पता चलता है कि आंतरिक किस तरह से संस्था है। ठीक है, जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता तो ये प्रयोगशाला जो है अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता। आगे देखिए, भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है? जब जहाँ कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे भूकंपीय तरंग अभिलेखित या फिर मतलब वहाँ पे जहाँ पे मतलब इसका प्रवाह नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए क्या है? छाया क्षेत्र है। तो भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत अधिकेंद्र से जो 105 और 145 डिग्री की जो बीच का क्षेत्र है वो दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। 105 डिग्री के परे क्षेत्र के अंदर एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। ठीक है, आगे देखिए, भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी प्रति संबंधी अप्रत्यक्ष साधन का संक्षेप में वर्णन करना है। देखिए, पदार्थों के गुणधर्म के विश्लेषण के से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि पदार्थों के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी के धरातल के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं, जो कि कभी कभी धरती पर पहुंचती हैं। उल्काएं वैसे ही ठोस पदार्थों से बनी हैं जिनसे हमारी ग्रह जो पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं को
अध्ययन जो है एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य महत्वपूर्ण अपरदिक स्रोतों के अंदर गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय क्षेत्र शामिल है। पृथ्वी के केंद्र के अंदर केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताइए जिनसे होकर ये तरंगे गुजरती है। भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताना जिनसे होकर के ये गुजरती है। तो भूकंपीय तरंगे पहले तो दो प्रकार की होती हैं, पी और एस तरंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और प्राइमरी तरंगे जो कि तीव्र गति से चलने वाली होती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगी जो कि प्राइमरी जो तरंगे हैं वो गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। और एस तरंगों के विषय के अंदर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में से ही क्या चलती है। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचित होने की प्रणाली भी भिन्न भिन्न है, और जैसे ही ये संचरित होती हैं वैसे ही सेलों के अंदर कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। जो पी तरंगों से कंपन की दिशा है वो तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व के अंदर भिन्नता आती है, और सेलों के अंदर संकोचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह के तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा के अंदर कंपन पैदा करती हैं। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल के अंदर तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करना है। देखिए, जब मैग्मा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं, और ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती है। अंतर्वेदी आकृतियों में बैथोलित, लेखोलित, लेपोलित, फेकोलित व सील है प्रमुख है। तो सबसे पहला है बैथोलित। ग्रेनाइट के बने मैग्मा का बड़ा पिंडन भूप्रपट्टी के अंदर अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये एक बंद गुंबद के आकार के अंदर विकसित हो जाता है। इसे बैथोलित कहते हैं। ठीक है, गुंबद के आकार का ध्यान रखना। फिर आ रहा है लेखोलित। ये गुंबद नुमा होता है। ये भी विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं ये, जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नलिके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है और गहराई के अंदर पाया जाता है। इन्हें लेखोलित कहते हैं। अगर आ रहा है लेपोलिथ, ऊपर उठे थे मैग्मा का कुछ भाग 37 दिशा के अंदर पाए जाने वाले कमजोर धरातल के अंदर चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। ठीक है, ऊपर उठे मैग्मा का कुछ भाग 37 दिशा के अंदर पाए जाने वाले कमजोर धरातल के अंदर चला जाता है। यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार के अंदर जम जाए तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। तो तस्तरी आकार, तस्तरी के रूप में आकार होता है इसका। फिर आगे आ रहा फेकोलिथ। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोईदार अवस्था के अंदर अपनति के ऊपर व अविनति के तल के अंदर मैग्मा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, यही फेकोलिथ कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, सील। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का 37 तल के अंदर एक चादर रूप में ठंडा होकर के जमाव की मोटाई भी अधिक होगी, चादर रूप में होगा। तो ठीक है, तो इसे कहेंगे हमारा सील। ठीक है, इस प्रकार है। फिर आगे देखिए, इस प्रकार हमारा तीसरा पार्ट पूर्ण होता है। ठीक है।